गुड इवनिंग एवरीवन गाइज। प्रीवियस सेशन में हमने नेब्रासुंडा के प्रीवियस पार्ट को कंप्लीट किए हैं, जिसके अंतर्गत हमने इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि हॉर्टिकल्चर से संबंधित था उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इस सेशन में हम हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। एक तरफ आपका एब्रीविएशन दिया है, दूसरी तरफ नेम ऑफ इंस्टीट्यूट दिया है, तीसरी तरफ उसका प्लेस दिया है, चौथी तरफ स्टेट दिया है। पहले नंबर का इंस्टीट्यूट है CISH। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, जो कि लखनऊ में सिचुएटेड है। और इसका उत्तर प्रदेश स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पर आपका आता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, जो कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड है। तीसरे नंबर पर आपका सेंट्रल सेंट्रल टोबैको क्रॉप रिसर्च सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम केरला में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है आपका CPCRI, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, आपका कासरगोड केरला में सिचुएटेड है। नेक्स्ट CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट यह कहाँ पर? कुफरी, उत्तर हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल कहाँ पर सिचुएटेड है? तो हसरगट्टा बेंगलोर कर्नाटका में सिचुएटेड है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1968 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, यह कालीकट केरला में सिचुएटेड है। और इसके बाद ही एक पर और आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड स्पाइसेस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड स्पाइसेस, जिसे हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड स्पाइसेस IISS के नाम से जानते हैं, तभी जी अजमेर में सिचुएटेड है। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है CIAH, जिसे हम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं, जिसका हेडक्वार्टर के बीकानेर राजस्थान में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है हमारा क्रिक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ चीकू, यानी चीकू से संबंधित जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है कहाँ पर है? तो मुजफ्फरपुर बिहार में है। चीकू का भी बिहार में है। इसके साथ साथ आपका सपोटा को हम चीकू कहते हैं, यानी सपोटा का NRC कहाँ पर है? तो सपोटा, यानी सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ चीकू या फिर सपोटा मुजफ्फरपुर बिहार है। मखाना का NRC कहाँ पर है? तो बिहार में है। और इसके साथ ही साथ बिहार में NRC फॉर लीची का भी जो है बिहार में है। नेक्स्ट है NRC भी, यानी नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना का कहाँ पर? तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है NRCCS, यानी कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैश्यू नट, पुत्तूर कर्नाटका में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है NRC फॉर NRCC, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस, यह नागपुर महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। और नागपुर महाराष्ट्र में आपका सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी नागपुर महाराष्ट्र में है। फिर इसके बाद NRCG आपका नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप का, यानी ग्रेप का NRC कहाँ पर है? तो पुणे महाराष्ट्र में है। और DMR, जिसे हम डायरेक्टोरेट ऑफ मशरूम रिसर्च के नाम से जानते हैं, सोलन हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। NRC MAP, यानी नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, जिसे हम वर्तमान समय में इसका नेम चेंज हो गया, CMAP हो गया। CMAP का कहाँ पर है? रेयर गलत है। NRC मैप, यानी NRC मैप का हेडक्वार्टर कहाँ पर? तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स आनंद गुजरात में सिचुएटेड है। जबकि CMAP आपको लखनऊ उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। NRC फॉर OG, यानी कि ओनियन एंड गार्लिक से संबंधित NRC कहाँ पर है? तो पुणे महाराष्ट्र में, यानी कि नासिक महाराष्ट्र है। NRC फॉर ओनियन एंड गार्लिक, ये पुणे नहीं है भाई, नासिक महाराष्ट्र में है। नासिक महाराष्ट्र में, यहाँ गलत दिया है। नेक्स्ट है NRC फॉर आर्किड का NRC कहाँ है? तो NRC आर्किड से संबंधित जो NRC आपका गंगटोक सिक्किम है। NRC फॉर सीड स्पाइसेस, यानी सीड स्पाइसेस कहाँ है? NRC सीड स्पाइसेस से संबंधित NRC कहाँ पर है? तो अजमेर राजस्थान में है। ठीक, अजमेर राजस्थान में। IIVR कहाँ पर है? तो वेजिटेबल रिसर्च आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। और धान का लेबोरेटरी, धान के लेबोरेटरी टेस्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वाराणसी में ही है। नेक्स्ट NHB का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का, ये 1984 ईस्वी में इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव हरियाणा में है। नेक्स्ट है सुटेबल प्लांट्स फॉर इंटरक्रॉप्स इन ऑर्चर्ड, यानी ऑर्चर्ड में इंटरक्रॉप्स के लिए सुटेबल प्लांट कौन कौन से होते हैं? तो एक तो आपका मेन क्रॉप होता है, इंटर क्रॉप होता है। मैंगो में हम पपीता को लगा सकते हैं, पपीता मोर इकोनॉमिक होता है। गार्लिक को भी लगा सकते हैं। कोकोनट के प्लांट में हम बनाना का इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, और फलसा का भी इंटरक्रॉपिंग जो होता है कर सकते हैं, यानी कि मैंगो में पपैया, गार्लिक का, कोकोनट में बनाना और फलसा का इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रूट लीडिंग इन एरिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका होता है? तो मैंगो का होता है, दूसरे नंबर पे सिट्रस और तीसरे नंबर पे बनाना का होता है। इसलिए आपका MCB, यानी कि मैंगो, सिट्रस, बनाना। और हिंदी में क्या होता है? तो हिंदी में आपका आम, नींबू, केला, आम, नींबू,
केला यानी ईनक। इसके लिए ट्रिक है एरिया में ईनक, एरिया में जो होता है ए से ईनक तैयार होता है, जबकि प्रोडक्शन में क्या होता है, तो प्रोडक्शन में आपका कान हो जाएगा, कान। केला आम और नींबू, हाँ प्रोडक्शन में क्या हो जाता है, प्रोडक्शन में आपका ट्रिक हो जाएगा कान, यानी एरिया में ईनक है और प्रोडक्शन में कान है, कैन है, KAN। नेक्स्ट है वेजिटेबल लीडिंग एरिया है, एरिया में सबसे ज़्यादा कहाँ किसका है, तो एरिया में POT पॉट, दोनों के लिए पॉट, एरिया एंड प्रोडक्शन की बात करते हैं, दोनों के केस में जो है POT पॉट दिखाया गया है, जो कि कुछ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसको हम रिसेंट डाटा पे बाद में चर्चा करेंगे। लीडिंग प्रोड्यूसर एरिया है चाहे प्रोडक्शन है, दोनों में ही जो होता है वेजिटेबल पहले नंबर पे पोटैटो है, दूसरे नंबर पे ओनियन है, तीसरे नंबर पे टोमेटो है। नेक्स्ट है हाईएस्ट ओनियन प्रोड्यूसिंग स्टेट, सबसे ज़्यादा ओनियन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, तो महाराष्ट्र में होता है। नेक्स्ट है टोटल वेजिटेबल प्रोडक्शन इन मैक्सिमम वेस्ट बंगाल फालवेट उत्तर प्रदेश, यानी कि टोटल वेजिटेबल का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, तो टोटल वेजिटेबल का जो प्रोडक्शन होता है वो वेस्ट बंगाल में होता है, यानी टोटल वेजिटेबल का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, वेस्ट बंगाल में, उसके बाद दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश। यार इसमें डाटा चेंज नहीं किया है, डाटा चेंज नहीं किया है। वर्तमान समय में हम 2025 के डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा वेजिटेबल का प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में हो गया, दूसरे नंबर पे आपका वेस्ट बंगाल हो चुका है। डाटा को हम इसमें कन्फाइंड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट। नेक्स्ट हेडिंग इज क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स अकॉर्डिंग टू फ्रूट राइपेनिंग, यानी फ्रूट के राइपेनिंग के आधार पर फलों का वर्गीकरण। पहले नंबर पर क्लाइमेटिक फ्रूट्स आता है, फ्रूट कैन राइप आफ्टर हार्वेस्टिंग, यानी हार्वेस्टिंग के बाद जब हम किसी फ्रूट को पका सकते हैं तो उसी को हम क्लाइमेटिक फ्रूट के नाम से जानते हैं। एंड पिकिंग फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स से तोड़ने के बाद यदि हम किसी भी वह फल जिसे हम मदर प्लांट से अलग करके या फिर मदर प्लांट से हार्वेस्टिंग करके उसे आर्टिफिशियल तरीके से पका कर सकते हैं तो उसे आप क्लाइमेटिक फ्रूट के नाम से जानते हैं। क्लाइमेटिक फ्रूट के अंतर्गत मैंगो आता है, मैंगो को तोड़कर पका सकते हैं, सपोटा को तोड़कर पकाया जा सकता है, यानी हर पपीता को भी पकाया जा सकता है, फिग को भी पकाया जा सकता है, पीच को भी पकाया जा सकता है, बनाना को भी पकाया जा सकता है, गुआवा को भी पकाया जा सकता है, एप्पल को भी पकाया जा सकता है, प्लम को भी पकाया जा सकता है, एंड पपीता को भी राइपन किया जा सकता है आफ्टर हार्वेस्टिंग। दूसरे नंबर पर नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट्स डू नॉट राइप आफ्टर पिकिंग, यानी कि हार्वेस्टिंग के बाद हम जिस भी फ्रूट को आर्टिफिशियल तरीके से नहीं पका सकते हैं तो उसी को हम नॉन क्लाइमेटिक फ्रूट के अंतर्गत रखते हैं। इसमें सिट्रस को हम राइप नहीं कर सकते हैं, पाइनएप्पल को भी राइप नहीं किया जा सकता है, एंड आर्टिफिशियल तरीके से लीची का भी राइपेनिंग नहीं किया जा सकता है, ग्रेप का भी राइपेनिंग नहीं हो सकता है, पोमग्रेनेट का भी राइपेनिंग नहीं हो सकता है, बेर का भी राइपेनिंग नहीं हो सकता है। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, यानी क्लाइमेट के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। इसमें आपका ट्रॉपिकल नंबर पे आता है, तो यानी जितने भी फ्रूट्स मीठे होते हैं, यानी कि खाने में, यानी जितने भी फ्रूट्स मीठे होते हैं खाने में वो सभी ट्रॉपिकल फ्रूट्स के अंतर्गत आते हैं। ट्रॉपिकल फ्रूट्स का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो आपका 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है, और ट्रॉपिकल फ्रूट्स जो होते हैं स्टोरेज टेम्परेचर कितना रखा जाता है, तो इस सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स का जो स्टोरेज टेम्परेचर रखा जाता है वो ज़्यादा रखा जाता है, कितना 8 से लेकर 14 तक रखा जाता है, 8 से लेकर 14 तक रखा जाता है। और सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो बनाना के ट्रॉपिकल प्लांट्स में जो होता है, यानी बनाना ट्रॉपिकल प्लांट्स में सबसे ज़्यादा होता है, कितना 13 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और दूसरे नंबर पे आपका गुआवा को होता है कितना, गुआवा नहीं, इसमें हो गया। नेक्स्ट है आपका टेम्परेट फ्रूट्स। दूसरे नंबर पे टेम्परेट फ्रूट आता है। टेम्परेट फ्रूट के अंतर्गत कौन से क्रॉप्स आते हैं, तो ट्रॉपिकल फ्रूट के अंतर्गत आपको मैंगो आता है, पपीता आता है, कैश्यू नट आता है, बनाना आता है, पाइनएप्पल आता है, कोकोनट आता है। यानी कोकोनट, पाइनएप्पल, बनाना, कैश्यू नट, पपीता एंड मैंगो, ये सभी खाने में मीठे लगते हैं, एकदम मीठे लगते हैं। मैंगो, पपैया, कैश्यू नट, बनाना, पाइनएप्पल और कोकोनट। जबकि कैश्यू नट भी आपका ट्रॉपिकल फ्रूट के अंतर्गत कैश्यू नट भी आता है। टेम्परेट फ्रूट के अंतर्गत कौन कौन से फ्रूट आते हैं, तो टेम्परेट फ्रूट के अंतर्गत आपका एक तो एप्पल आता है, दूसरे नंबर पे स्ट्रॉबेरी आता है, एंड चौथे नंबर पे आलमंड आता है, एंड चौथे पे आपका स्ट्रॉबेरी आता है। यानी कि एप्पल, स्ट्रॉबेरी, आलमंड और स्ट्रॉबेरी ये सभी जो होते हैं टेम्परेट फ्रूट के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जितने भी फ्रूटेसी फैमिली से बिलोंग करने वाले फ्रूट्स होते हैं वो सभी जो होते हैं वो टेम्परेट फ्रूट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है
टेम्परेट फ्रूट्स के यानी जितने भी फ्रूट्स देखने में जितने भी फ्रूट्स का दाम बहुत ही महंगा होता है और कभी कभार खाने के लिए हम खरीदते हैं, तो वो सभी जो फ्रूट्स होते हैं वो टेम्परेट फ्रूट के अंतर्गत आते हैं। तीसरे नंबर पर सब ट्रॉपिकल फ्रूट आता है। सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स यानी कि सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स जो था वो सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स को ही एरिड फ्रूट के नाम से जानते हैं, यानी कि सब ट्रॉपिकल फ्रूट के अंतर्गत एरिड फ्रूट भी आता है। एक तरफ आपका उत्तर प्रदेश होता है, उत्तर प्रदेश सब ट्रॉपिकल फ्रूट के अंतर्गत आता है और उत्तर प्रदेश के बगल में जो राजस्थान होता है वहाँ पर जो फ्रूट का प्रोडक्शन होता है वो सभी जो होते हैं वो एरिड फ्रूट के अंतर्गत आते हैं। तो साल्ट टोलरेंट जितने भी क्रॉप होते हैं वो एरिड फ्रूट के अंतर्गत ही आते हैं, जिसमें डेट पाम सबसे ज़्यादा साल्ट टोलरेंट क्रॉप्स होता है। अब सब ट्रॉपिकल फ्रूट के अंतर्गत क्या आता है, तो फालसा आता है, लीची आता है, फालसा आता है। और सब ट्रॉपिकल फ्रूट का जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो खाने में खट्टे और कड़वे होते हैं और ओरिजिन प्लेस भी लगभग जो होता है वो हमारा इंडिया ही होता है। तो फालसा हो गया, लीची हो गया, बेल हो गया, सिट्रस हो गया, गुआवा हो गया, फिग हो गया, अनोला हो गया, बेर हो गया, ग्रेप्स हो गया, डेट पाम हो गया, पोमेग्रेनेट, इन सभी का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर सब ट्रॉपिकल रीजन माना जाता है। यानी पोमेग्रेनेट, डेट पाम, ग्रेप, बेर, गुआवा, फिग, अनोला, सिट्रस, बेल, लीची, फालसा, ये सभी जो होते हैं वो सब ट्रॉपिकल फ्रूट के अंतर्गत आते हैं। सब ट्रॉपिकल फ्रूट का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 28 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, क्योंकि एरिड रीजन भी इसी में लग जाता है, इसलिए इसका टेम्परेचर ज़्यादा चला जाता है। लेकिन स्टोरेज टेम्परेचर इसका जो होता है वो कम ही रखा जाता है, 5 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। जबकि टेम्परेट फ्रूट्स के लिए जो जब टेम्परेट फ्रूट का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और स्टोरेज टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे ही होता है। और चिलिंग इंजरी जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे ही टेम्परेचर पर देखने को मिलता है। जो फ्रीजिंग इंजरी होती है या फिर जो नॉर्मल इंजरी या फिर फ्रीजिंग इंजरी जो होती है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट अकॉर्डिंग टू फ्रूट टाइप, यानी फ्रूट टाइप के आधार पर, यानी फ्रूट के टाइप के आधार पर फलों का वर्गीकरण। इसमें आपका बेरी आता है। बेरी में कौन सा आता है, तो बेरी का जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसके भी बीज पल्प में धंसे रहते हैं वो सभी जो होते हैं बेरी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा ट्रिक, जितने भी फ्रूट्स गुच्छे में लगते हैं, फ्रूट्स हो चाहे वेजिटेबल्स हो, जितने भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स गुच्छे में लगते हैं वो सभी जो होते हैं बेरी के अंतर्गत आते हैं। तो बनाना गुच्छा में लगता है, ग्रेप भी गुच्छा में लगता है, डेट पाम भी गुच्छे में लगते हैं, पपीता भी गुच्छे में लगता है, एरिका नट जिसे सुपारी के नाम से जानते हैं ये भी गुच्छा में लगता है, और गुआवा भी जो होता है वो गुच्छा में लगता है। और एरिका नट की एक वैरायटी है रूपा, जबकि स्वर्ण रूपा लीची की वैरायटी होती है। दूसरे नंबर पे ड्रूप या फिर स्टोन फ्रूट के नाम से जाना जाता है। ड्रूप का मतलब होता है जिस भी फ्रूट क्रॉप में गुठली पाई जाती है उसी को हम ड्रूप या फिर स्टोन के नाम से जानते हैं। मैंगो में गुठली पाई जाती है, कॉफ़ी में गुठली पाई जाती है, आलमंड में गुठली पाई जाती है, आलमंड में गुठली पाई जाती है, बेर में गुठली पाई जाती है, कोकोनट में गुठली पाई जाती है, जामुन में गुठली पाई जाती है, एंड पोमेग्रेनेट में गुठली पाई जाती है, बेल में गुठली पाई जाती है, वाटरमेलन में गुठली पाई जाती है, एप्पल में गुठली पाई, अरे यार गलत हो गया फिर से, मैंगो में गुठली पाई जाती है, कॉफ़ी में गुठली पाई जाती है, आलमंड में गुठली पाई जाती है, बेर में गुठली पाई जाती है, कोकोनट में गुठली पाई जाती है, जामुन में गुठली पाई जाती है। नेक्स्ट है बलूस्टा के अंतर्गत कौन आता है, तो बलूस्टा के अंतर्गत आपका पोमेग्रेनेट आता है, एम्फिसरिका के अंतर्गत बेल आता है, पेप्पो के अंतर्गत वाटरमेलन आता है, कुकुरबिट्स के अंतर्गत आपका पेप्पो यानी आल कुकुरबिट्स जो होते हैं वो पेप्पो के अंतर्गत आते हैं, लेकिन वाटरमेलन इसमें दर्शाया गया। नेक्स्ट है पोम के अंतर्गत एप्पल और पियर आता है, एप्पल और पियर जो होता है वो पोम के अंतर्गत आता है। और ड्रूप के नेक्स्ट है हेस्पेरिडियम के अंतर्गत आपका सिट्रस आता है, सभी प्रकार के सिट्रस जो होते हैं हेस्पेरिडियम नेचर के होते हैं। साइकोनस के अंतर्गत आपका फिग आता है, जैक फ्रूट आता है, मलबेरी आता है, स्ट्रॉबेरी भी आता है। किसके अंतर्गत, साइकोनस में आपका फिग आता है, केवल साइकोनस में फिग आता है, जबकि सोरोसिस के अंतर्गत आपका पाइनएप्पल आता है, मलबेरी और जैक फ्रूट्स। मलबेरी मतलब शहतूत, यानी कि जितने भी फ्रूट क्रॉप्स के ऊपर जो संरचना होती है वो खुरदुरी होती है वो सभी सोरोसिस के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आपका पाइनएप्पल का त्वचा खुरदुरी होती है, मलबेरी यानी कि शहतूत का भी त्वचा खुरदुरी होती है, जैक फ्रूट का भी त्वचा खुरदुरी होती है। तो इन सभी का टाइप ऑफ फ्रूट सोरोसिस होता है। नेक्स्ट है नट में, यानी नट में आपका लीची आता है, कैश्यू नट आता है। जिस भी फ्रूट क्रॉप के पीछे नट लगा रहता है वो सभी नट आते हैं, लेकिन कोकोनट जो होता है वो एकमात्र ऐसा नट वाला जो फ्रूट होता है वो नट के अंतर्गत नहीं आता है। कोकोनट किसके अंतर्गत आता है, तो ड्रूप के अंतर्गत आता है, जबकि लीची जो होता है वो इसमें नट लगा भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपका नट टाइप के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट है 11वें नंबर पे साइजोकार्प, कैरट और कोरिएंडर दोनों का
टाइप ऑफ फ्रूट क्या होता है, तो आपका साइजोकार्प होता है। कैप्सूल के अंतर्गत आपका ओकरा आता है, अनुला आता है, कैस्टर आता है, अफीम आता है, अफीम हो गया, जट्रोफा आता है। इतने क्रॉप्स आते हैं किसके अंतर्गत, कैप्सूल के अंतर्गत। लोमेंटम किसका होता है, तो टैमाराइंड इमली का टाइप ऑफ फ्रूट लोमेंटम होता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एडिबल पार्ट्स ऑफ फ्रूट्स, यानी फ्रूट्स के एडिबल पार्ट के आधार पर फलों का वर्गीकरण। पेरिकार्प किसका खाया जाता है, तो बेर का पेरिकार्प खाया जाता है, यानी ऊपरी छिलका। पेरिकार्प का मतलब होता है ऊपरी भाग जिसका खाया जाता है उसी को हम पेरिकार्प कहते हैं, यानी कि ऊपरी भाग, गुठली के ऊपर जितने भी पार्ट पाए जाते हैं उसी को हम पेरिकार्प कहते हैं। मेजोकार्प किसका खाया जाता है, तो मेजोकार्प पपीता का खाया जाता है और मैंगो का खाया जाता है, यानी कि जिस भी फ्रूट का हम छिलका उतार कर खाते हैं और बीच में गुठली भी पाई जाती है तो उसी को हम मेजोकार्प के नाम से जानते हैं, पपीता और मैंगो। इंडोस्पर्म किसका खाया जाता है, तो कोकोनट का खाया जाता है। थैलेमस किसका खाया जाता है, तो एप्पल और स्ट्रॉबेरी का क्या खाया जाता है, तो एप्पल और स्ट्रॉबेरी का थैलेमस खाया जाता है। फ्लेसी थैलेमस खाया जाता है। प्लेसेंटा किसका खाया जाता है, तो प्लेसेंटा बेल का खाया जाता है। फ्लेसी एरिल किसका खाया जाता है, लीची खाया जाता है। ब्रेक्ट किसका खाया जाता है, तो पाइनएप्पल का खाया जाता है। पाइनएप्पल में कौन सा ब्रेक्ट होता है, तो यही स्ट्रक्चर जो बनाता है उसी को हम ब्रेक्ट के नाम से जानते हैं। यही खाया जाता है किसमें, पाइनएप्पल में। और जैक फ्रूट में भी यही ब्रेक्ट एंड पेरियड खाया जाता है, जैक फ्रूट का भी। नेक्स्ट है जूसी सीड कोट किसका खाया जाता है, तो पोमेग्रेनेट का। इसी को हम टेस्टा के नाम से जानते हैं, यानी कि पोमेग्रेनेट के सीड को हम टेस्टा के नाम से जानते हैं। जबकि सार्कोटेस्टा किस में होता है, तो सार्कोटेस्टा जो होता है वो पपीता के सीड को सार्कोटेस्टा कहते हैं और पोमेग्रेनेट के सीड को टेस्टा के नाम से जाना जाता है। जूसी सीड कोट किसका खाया जाता है, तो पोमेग्रेनेट का खाया जाता है, इसी को हम एरिल के नाम से जानते हैं। जबकि फ्लेसी एरिल किसका खाया जाता है, तो जूसी प्लेसेंटल हेयर आपका सिट्रस का खाया जाता है। फ्लेसी रेसेप्टिकल किसका खाया जाता है, फिग का खाया जाता है। लीची का क्या खाया जाता है, तो फ्लेसी एरिल, यानी फ्लेसी एरिल किसका खाया जाता है, तो फ्लेसी एरिल आपका लीची खाया जाता है। केवल एरिल जो होता है वो आपका पोमेग्रेनेट का खाया जाता है, या फिर जूसी सीड कोट इसका खाया जाता है, या फिर टेस्टा खाया जाता है। नेक्स्ट है डेली रिक्वायरमेंट पर कैपिटा पर डे। डेली रिक्वायरमेंट पर कैपिटा पर डे। डेली रिक्वायरमेंट पर कैपिटा पर डे। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सीरियल्स 450 ग्राम रोज खाना चाहिए, यानी सीरियल्स जो है 475 ग्राम रोज खाना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपका वेजिटेबल CPV CVP CVM छोड़ो यार। वेजिटेबल कितना खाना चाहिए, 300 ग्राम पर डे खाना चाहिए, जिसमें 150 ग्राम आपका लीफी वेजिटेबल होना चाहिए, 100 ग्राम आपका रूट वेजिटेबल होना चाहिए और 75 ग्राम में सभी प्रकार के वेजिटेबल्स होने चाहिए। नेक्स्ट है मिल्क कितना पीना चाहिए रोज़, तो 240 ग्राम मिल्क पीना चाहिए। लेकिन इस समय वर्तमान समय में अवेलेबिलिटी कितना है दूध की, तो 471 ग्राम पर कैपिटा पर डे अवेलेबिलिटी है किसकी, मिल्क की। और सबसे ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और मिल्क का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा अपना उत्तर प्रदेश में होता है। वर्तमान समय मिल्क का प्रोडक्शन कितना है, तो 239 मिलियन टन 2025 के डेटा के अकॉर्डिंग हो चुका है। नेक्स्ट है शुगर कितना खाना चाहिए रोज, तो 40 ग्राम खाना चाहिए। फ्रूट कितना खाना चाहिए, तो फ्रूट जो है वो 92 ग्राम खाना चाहिए। पल्स कितना खाना चाहिए, 80 ग्राम खाना चाहिए। ये हो गया हमारा डेली रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट दिया है न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, यानी फ्रूट्स और वेजिटेबल के न्यूट्रिटिव वैल्यू। एक तरफ आपका न्यूट्रिएंट दिया, दूसरी तरफ फ्रूट्स दिया है एंड तीसरी तरफ वेजिटेबल्स दिया है। विटामिन ए का केमिकल ने रेटिनॉल होता है। सबसे ज़्यादा विटामिन ए जो होता है वो, सबसे ज़्यादा अगर विटामिन ए की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा विटामिन ए जो होता है वो अमरेंथस में पाया जाता है। 13,000 इंटरनेशनल यूनिट जो है आपका अमरेंथस में पाया जाता है। दूसरे नंबर पर पालक में पाया जाता है 11,300 इंटरनेशनल यूनिट। और उसके बाद अगर हम फ्रूट में बात करते हैं तो फ्रूट में आपका सबसे ज़्यादा मैंगो में पाया जाता है 4800 इंटरनेशनल यूनिट। पपीता में 2000 कैरेट में। फिर वेजिटेबल की बात करते हैं तो वेजिटेबल में कैरेट में 3150 इंटरनेशनल यूनिट पाया जाता है। फिर पपीता में पपैया में 2020 इंटरनेशनल यूनिट पाया जाता है। वेजिटेबल के केस में बथुआ क्लिप्स में पाया जाता है 11,300, यानी कि वेजिटेबल के केस में जो है अमरेंथस में दोनों दिया है यार फिर से।
विटामिन ए जिसका केमिकल नेम रेटिनॉल होता है, सबसे ज़्यादा फ्रूट के केस में मैंगो पाया जाता है 48 इंटरनेशनल यूनिट, और दूसरे नंबर पर आपका पपीता में पाया जाता है 20 इंटरनेशनल यूनिट पर 100 ग्राम। वेजिटेबल के केस में बथुआ के लिप्स में पाया जाता है कितना, तो बथुआ के लिप्स में 11,300, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो है विटामिन ए की मात्रा जो होती है वो अमरेंथस में पाई जाती है कितना, तो अमरेंथस में कितनी पाई जाती है, तो 13,000 इंटरनेशनल यूनिट पाई जाती है। दूसरे नंबर पे आपका बथुआ में पाया जाता है, बथुआ के लिप्स में 11,300। फिर तीसरे नंबर पे आपका पालक आता है। और विटामिन B1 की बात करते हैं तो विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या होता है, तो विटामिन B1 का केमिकल नेम थायमिन होता है। थायमिन जो होता है सबसे ज़्यादा कैल्शियम नट में पाया जाता है, कैल्शियम नट में थायमिन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और वेजिटेबल के केस में चिली में सबसे ज़्यादा थायमिन की मात्रा पाई जाती है, 0.55 mg पर 100 ग्राम पाया जाता है। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन B2, जिसका केमिकल नेम राइबोफ्लेविन होता है। और फ्रूट के केस में सबसे ज़्यादा राइबोफ्लेविन जो होता है बेल में पाया जाता है, दूसरे नंबर पर पपीता में पाया जाता है। वेजिटेबल के केस में फेनुग्रीक पत्तियों में सबसे ज़्यादा राइबोफ्लेविन की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी को हम कार्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। सबसे ज़्यादा विटामिन सी जो था बारबेडोस चेरी में पाया जाता है कितना, 2000 mg पाया जाता है। दूसरे नंबर पे अनोला में पाया जाता है कितना, दूसरे नंबर पे सिट्रस है 900 mg पाया जाता है। तीसरे नंबर पे अनोला है 600 mg इसमें पाया जाता है। गुआवा में 300 mg पाया जाता है, जबकि 150 mg आपका बेर में पाया जाता है। 75 mg होता है वो पपीता में जो है विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। वेजिटेबल के केस में सबसे ज़्यादा विटामिन सी की मात्रा जो होता है कोरिएंडर के लिप्स में पाई जाती है कितना, 135 मिलीग्राम पर 100 ग्राम पाया जाता है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज़्यादा किस फ्रूट में पाया जाता है, तो रेसिन्स में पाया जाता है, जो कि डिहाइड्रेट ग्रेप्स होता है। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा किस में पाया जाता है, तो डेट पाम में पाया जाता है। और डेट पाम में आयरन की मात्रा कितनी होती है, तो 11% तक आयरन की मात्रा होती है। नेक्स्ट वेजिटेबल के केस में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट टेपियोका में पाया जाता है 38.1%। दूसरे नंबर पे आपका स्वीट पोटैटो है 28% पाया जाता है। तीसरे नंबर पे पोटैटो में 22% पाया जाता है। करी लीव्स में 18% तक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। नेक्स्ट है प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस फ्रूट में पाया जाता है, तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा कैश्यू नट में पाया जाता है 21.2%। और वेजिटेबल के केस में बात करते हैं तो प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा फील्ड पी में पाई जाती है 22.2%। लेकिन वेजिटेबल के केस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा जो थी वो गार्डन पी में पाई जाती है कितना, तो 7.2 ग्राम पर 100 ग्राम। नेक्स्ट है फैट की मात्रा सबसे ज़्यादा किस फ्रूट में पाया जाता है, तो फैट की सबसे ज़्यादा मात्रा वॉलनट में पाई जाती है। पहले नंबर पर पीका नट में पाया जाता है 70% तक, और दूसरे नंबर पर वॉलनट में पाया जाता है 64.5%। वेजिटेबल के केस में फैट की मात्रा सबसे ज़्यादा पोटैटो में पाई जाती है 11.8 ग्राम प्रति 100 ग्राम पाया जाता है। नेक्स्ट है फाइबर, सबसे ज़्यादा फाइबर जो होता है फिग में पाया जाता है, और वेजिटेबल के केस में पोटैटो में पाया जाता है। कैल्शियम की मात्रा सबसे ज़्यादा फ्रूट में लीची में पाया जाता है 0.21% तक पाया जाता है, जबकि वेजिटेबल के केस में अगेती में पाया जाता है 1130 mg पर 100 ग्राम, यानी कि कैल्शियम की मात्रा अगेती में 1130 mg पर 100 ग्राम पाया जाता है। नेक्स्ट है फास्फोरस सबसे ज़्यादा आलमंड में पाया जाता है, दूसरे नंबर पर कैल्शियम नट में पाया जाता है, जबकि वेजिटेबल के केस में अमरेंथस में सबसे ज़्यादा फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है कितना, 800 mg पर 100 ग्राम। नेक्स्ट है आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा किस फ्रूट में पाया जाता है, तो ड्राई करोदा पाया जाता है 39.1% तक, और डेट पाम में आयरन की मात्रा 10 से 11% तक होती है, जबकि अमरेंथस में जो है वेजिटेबल के केस में अमरेंथस में सबसे ज़्यादा आयरन की मात्रा पाई जाती है 22.2%। नेक्स्ट है कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा किस फ्रूट का आपका होता है, तो वालनट का होता है कितना, 687 कैलोरी पर 100 ग्राम, जबकि वेजिटेबल के केस में टेपियोका का कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है कितना, तो 338 कैलोरी पर 100 ग्राम। सीधा कहने का मतलब यह है कि जिसमें फैट की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है उसी में कैलोरीफिक वैल्यू भी सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो फैट सबसे ज़्यादा वालनट में और वेजिटेबल केस में टेपियोका में, तो उसी कंडीशंस में कैलोरीफिक वैल्यू भी सबसे ज़्यादा वालनट में 687 कैलोरी पर 100 ग्राम, और टैपियोका में 338 कैलोरी पर 100 ग्राम। नेक्स्ट है मेजर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज, यानी कि न्यूट्रिएंट की कमी से होने वाले प्रमुख डिजीज। तो एक तरफ आपका डिजीज दिया, दूसरी तरफ आपका डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स दिया, डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। फ्रूट क्रैकिंग, सभी प्रकार की जो क्रैकिंग होती है यानी कि गलत दिया है। फ्रूट क्रैकिंग इन एप्पल में जो क्रैकिंग होता है वो बोरान नहीं कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण होता है, यानी कि सभी प्रकार की क्रैकिंग जो थी वो बोरान की डिफिशियंसी के कारण होता है। और ब्राउनिंग भी सभी प्रकार की ब्राउनिंग भी होता है बोरान की डिफिशियंसी के कारण होता है। एंड होलो स्टेम भी किसके कारण होता है, तो बोरान की डिफिशियंसी। होलो स्टेम इन कालीफ्लावर में जो होलो स्टेम होता है वो भी बोरान की डिफिशियंसी के कारण होता है, लेकिन नाइट्रोजन की अधिकता के कारण होलो स्टेम होता है। नेक्स्ट फिर से हम डिस्कस करते हैं मेजर न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिजीज,
एक तरफ आपका डीजी दिया है, दूसरी तरफ डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। पहले नंबर पे आपका आता है फ्रूट क्रैकिंग इन एप्पल, गलत दिया है। एप्पल में जो फ्रूट क्रैकिंग होता है वह कैल्शियम की डिफिशियंसी के कारण होता है, और इसके अलावा जितने भी क्रैकिंग होते हैं वो बोरान की डिफिशियंसी के कारण होते हैं। सभी प्रकार के ब्राउनिंग भी बोरान की डिफिशियंसी के कारण होते हैं। और बोरान जो था वो पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, पॉलन जर्मिनेशन में हेल्प करता है, पॉलिनेशन में हेल्प करता है, और इसके साथ ही साथ जो है यह शुगर के ट्रांसलोकेशन का भी काम करता है। कौन? बोरान। नेक्स्ट, इंटरनल नेक्रोसिस ऑफ अनुला। सभी प्रकार का जो नेक्रोसिस होता है, सभी प्रकार के नेक्रोसिस भी जो होते हैं वो बोरान की डिफिशियंसी के कारण ही होता है। हेन एंड चिकन डिजीज ऑफ ग्रेप्स में जो हेन एंड चिकन डिजीज होता है वो भी बोरान की डिफिशियंसी के कारण होता है। होलो हर्ट एंड हर्ट राट ऑफ शुगर केन, होलो हर्ट या फिर हर्ट राट ऑफ शुगर बीट में जो होलो हर्ट होता है या फिर हर्ट राट जो होता है वो भी आपका बोरान की डिफिशियंसी के कारण होता है। नेक्स्ट है फ्रूट क्रैकिंग ऑफ पोमेग्रेनेट एंड बेल, ये भी बोरान की डिफिशियंसी के कारण होता है। नेक्रोसिस एंड ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, यह भी बोरान की डिफिशियंसी के कारण होता है। यानी नेक्रोसिस और ब्लैक टिप ऑफ मैंगो बोरान की डिफिशियंसी के कारण होता है। और दूसरा जो फैक्टर है वो इस ईंट के भट्ठे से जो निकले हुए गैस होते हैं उनके कारण भी ब्लैक टिप देखने को मिलता है। मैंगो के केस में कौन कौन से गैस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उसके लिए सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एसिटिलीन गैस, जिसे C2H2 के नाम से जाना जाता है, यह रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए जहाँ भी ईंट के भट्टे होते हैं उससे लगभग 2 किलोमीटर दूर पर ही मैंगो का प्लांटिंग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाईबैक एंड लिटिल लीफ एंड गमोसिस ऑफ सिट्रस इज ड्यू टू कॉपर डिफिशियंसी। यानी डाईबैक को हम एक्जेंथिमा के नाम से जानते हैं, और सिट्रस में जो लिटिल लीफ होता है और सभी प्रकार का जो लिटिल लीफ होता है वो भी कॉपर की डिफिशियंसी गलत है। यानी सिट्रस में जो डाईबैक होता है और लिटिल लीफ होता है एंड गमोसिस होता है, ये सभी कॉपर की डिफिशियंसी के कारण होता है। नेक्स्ट है व्हीप टेल ऑफ कालीफ्लावर में जो व्हीप टेल होता है वो मॉलिब्डेनम की डिफिशियंसी के कारण होता है। क्यों ऐसा होता है? तो कालीफ्लावर जो होता है वो मॉलिब्डेनम डिफिशियंसी, यानी कि मॉलिब्डेनम की जो अवेलेबिलिटी होती है वो पीएच के बढ़ने के साथ साथ ही इसकी उपलब्धता भी बढ़ती जाती है, और सबसे ज़्यादा इसका अवेलेबिलिटी जो होता है वो 7.5 के आसपास होती है। नेक्स्ट है बटनिंग ऑफ कालीफ्लावर में जो बटनिंग होता है किसके कारण होता है? तो कालीफ्लावर में जो बटनिंग होती है यह नाइट्रोजन की डिफिशियंसी से और नाइट्रोजन की अधिकता से होलोस्टेम इन कालीफ्लावर एंड बोरान डिफिशियंसी, यानी कि नाइट्रोजन की अधिकता से होलोस्टेम होता है और बोरान की डिफिशियंसी से होलोस्टेम होता है किसमें? कालीफ्लावर में। नेक्स्ट है ग्रेस पे कापोट और पहला ब्लाइट ऑफ शुगर केन, ये मैंगनीज की डिफिशियंसी के कारण होता है। लेकिन मैंगनीज की टॉक्सिसिटी के कारण क्रिंकल लीफ ऑफ काटन, यानी काटन में जो क्रिंकल लीफ होता है वो काटन में क्रिंकल लीफ जो होता है वो मैंगनीज की टॉक्सिसिटी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खैरा डिजीज ऑफ राइस एंड वाइट ऑफ बड ऑफ मेज, यानी सभी प्रकार का जो लिटिल लीफ डिजीज होता है वो जिंक की डिफिशियंसी के कारण होता है। केवल ब्रिंजल को छोड़कर, ब्रिंजल में किसके कारण होता है? तो यहाँ गलत दिया है, सिट्रस में लिटिल लीफ दिया है, यह जिंक की डिफिशियंसी के कारण होता है। और सभी प्रकार के जो लिटिल लीफ होते हैं वो जिंक की डिफिशियंसी के कारण होते हैं, लेकिन जो ब्रिंजल में लिटिल लीफ होता है वो माइकोप्लाज्मा के कारण होता है, जो कि कौन से वेक्टर के द्वारा फैलता है? तो यह लिटिल लीफ जो होता है वो लीफ हॉपर के द्वारा फैलता है। लीफ हॉपर का साइंटिफिक नेम इस समय याद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट काजेज ऑफ कलर बिटरनेस इन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, यानी वेजिटेबल हो चाहे फ्रूट हो, इसमें जो बिटरनेस का कारण है और कलर का जो कारण है उसके बारे में यहाँ डिस्कस किया जाएगा। येलोविंग कलर इन पपीता में जो पपीता का जो येलो कलर होता है किसके कारण होता है? तो कैरिका जेंथिन होता है। लेकिन पपीता का जो रेड कलर होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। रेडनेस इन एप्पल में जो रेडनेस होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। एंथोसाइनिन एक प्रकार का वाटर सेल्यूबल पिगमेंट होता है, और एंथोसाइनिन के कारण ही डिफरेंट प्रकार के जो कलर्स होते हैं, फ्रूट्स हो चाहे वेजिटेबल्स हो, इसी के कारण देखने को मिलता है। और फालसा में भी जो एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण ही रेड कलर होता है। रेड कलर इन टोमेटो में जो रेड कलर होता है वो लाइकोपीन की अधिकता के कारण होता है। और
क्लोरोफिल की अधिकता के कारण हरा रंग होता है। और लाइकोपीन का फॉर्मेशन जो टोमेटो में होता है वो 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड में ज़्यादा देखने को मिलता है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो धीरे धीरे स्लो होती रहती है। 27 के जस्ट ऊपर जाने पर इसकी जो वैल्यू होती है एकदम स्लो हो जाती है और टमाटर जो होता है वो ग्रीन होने लगता है। लेकिन लाइकोपीन का फॉर्मेशन जो होता है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बिल्कुल ही बंद हो जाता है, बिल्कुल ही बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड कलर इन चिली। चिली में जो रेड कलर होता है वो कैप्जेंथिन के कारण होता है, कैप्जेंथिन के कारण होता है, कैप्जेंथिन के कारण होता है। कैप्सेसिन लिखा गलत है, कैप्जेंथिन के कारण होता है। नेक्स्ट है पजेंसी इन चिली, किसके कारण होता है? तो चिली में जो पजेंसी होता है कैप्सेसाइन के कारण होता है, कैप्सेसिन के कारण होता है, या फिर कैप्सिक्यूटिन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑरेंज कलर इन कैरेट। कैरेट में जो ऑरेंज कलर होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन जो होता है विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है। विटामिन ए का प्रिकर्सर क्या होता है? तो कैरोटीन होता है। नेक्स्ट है रेड कलर इन कैरेट। कैरेट में जो रेड कलर होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। और सबसे ज़्यादा एंथोसाइनिन की मात्रा किस में पाई जाती है? तो कैरेट की किस वैरायटी में सबसे ज़्यादा एंथोसाइनिन की मात्रा पाई जाती है? तो पूसा असीता, जिसे हम ब्लैक कैरेट के नाम से जानते हैं। इसी से जो होता है वो स्पाइस्ड कांजी तैयार किया जाता है, यानी कि स्पाइस्ड कांजी जो होता है, कांजी जो होता है वो स्पाइस के साथ जो बनाया गया प्रोडक्ट होता है, यानी कि स्पाइस्ड जो होता है वो कैरेट से बनाया गया, ब्लैक कैरेट से बनाया गया स्पाइस्ड प्रोडक्ट क्या कहलाता है? कांजी, जो कि पूसा असीता वैरायटी कैरेट के वैरायटी से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, येलो कलर इन टर्मरिक। टर्मरिक में जो येलो कलर होता है किसके कारण होता है? टर्मरिक में येलो कलर जो होता है वो कुरकुमिन के कारण होता है, यानी कि टर्मरिक में जो येलोविंग होता है वो किसके कारण होता है? तो टर्मरिक में जो येलोविंग होता है कुरक्यूमिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटरनेस इन बीटर गार्ड। बीटर गार्ड में जो बीटरनेस होता है किसके कारण होता है? तो मेमोडिकोसिन के कारण होता है। मेमोडिकोसाइट या फिर मेमोडिकोसिन के कारण होता है। बीटरनेस इन कुकुम्बर। कुकुम्बर में मेमोडिकोसाइट यानी कि बीटर गार्ड में जो बीटरनेस होता है मेमोडिकोसाइट के कारण होता है, जबकि कुकुम्बर में जो बीटरनेस होता है वो कुकुरबिटेसिन के कारण होता है। सभी प्रकार के कुकुम्बर्स में जो बीटरनेस होता है वो कुकुरबिटेसिन के कारण होता है, लेकिन बीटर गार्ड को छोड़कर यानी करेला को छोड़कर करेला में मेमोडिकोसिन के कारण बीटरनेस होता है। नेक्स्ट है येलोविंग कलर ऑफ ओनियन। ओनियन का जो येलोविंग कलर होता है वो क्विसरटाइन के कारण होता है, जबकि येलोविंग कलर ऑफ ओनियन इज क्यूसरटाइन, रेड कलर ऑफ ओनियन इज एंथोसाइनिन, एंड इसके बाद एंटी फंगल प्रॉपर्टी ऑफ ओनियन कैटिकोल, एंड फिर पजेंसिन ओनियन एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, एंड टीयरिंग हैबिट इन ओनियन प्रोपियोनिक एसिड, यानी कि प्याज को काटने पर जो आंख में आंसू आता है वो किस एसिड के कारण होता है? तो प्रोपियोनिक एसिड की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड कलर इन ओनियन। ओनियन में जो रेड कलर होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। नेक्स्ट है पजेंसी इन ओनियन। ओनियन में जो पजेंसी होता है किसके कारण होता है? तो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। पजेंसी इन रेवेनस में आइसोथियोसाइनेट के कारण होता है या फिर आइसोसाइनेट के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पजेंसिन मस्टर्ड में क्या होता है? तो ग्लूकोसाइनोलेट्स के कारण होता है। पजेंसिन गार्लिक में डाइसल्फाइड के कारण होता है। ग्रीन कलर इन पोटैटो ट्यूबर इज ड्यू टू सोलेनिन कंटेंट, और 20 mg तक, यानी कि नॉर्मली तो नॉर्मल पोटैटो सभी प्रकार के पोटैटो में 5 ग्राम तक सोलेनिन की मात्रा पाई जाती है, और यह 20 mg तक, यानी कि सोलेनिन की मात्रा 20% तक जो है अपटेक किया जा सकता है। लेकिन 20% के जैसे ही ऊपर सोलेनिन की मात्रा जाने लगता है तो यह जो होता है मानव हेल्थ के लिए हानिकारक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावर टेस्ट इन ग्राम लिप्स, यानी कि ग्राम के लिप्स में जो सावर टेस्ट होता है वो मैलिक एसिड के कारण और ऑक्जेलिक एसिड के कारण होता है। और ग्राम में जो मैलिक एसिड की मात्रा होती है 94% होती है। ऑक्जेलिक एसिड की मात्रा जो होती है वो 6% तक होती है। नेक्स्ट है पजेंसी इन पीपर। पीपर में जो पजेंसी होती है किसके कारण होता है? तो ओलियोरेसिन के कारण होता है। और पीपर में जो ओलियोरेसिन की मात्रा होती है वो किस में पाया जाता है? तो पीपर्स में या फिर चिली में जो ओलियोरेसिन होता है यह पीपर के सीड्स में पाया जाता है। नेक्स्ट पजेंसी इन कैबेज लीव्स ड्यू टू सिनीग्रीन, यानी कि किसके कारण पजेंसी होती है? तो सिनीग्रीन के कारण होती है। और कैबेज में 3 कार्बिनोल इंडोल एसिटिक एसिड एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी पाई जाती है कैबेज के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इपीथेट्स फॉर फ्रूट क्रॉप्स एंड अदर्स, यानी कि इपीथेट्स फॉर फ्रूट्स आर क्रॉप्स एंड अदर्स। किंग ऑफ फ्रूट किसे कहते हैं? मैंगो कहते हैं। क्वीन ऑफ फ्रूट किसे कहते हैं? लीची को कहते हैं। विदेश में मैंगोस्टीन को कहते हैं। फॉरेन में मैंगोस्टीन को कहते हैं, जबकि
इंडिया में लीची को कहा जाता है। किंग ऑफ पल्सेस किसे कहते हैं? ग्राम को कहते हैं। क्वीन ऑफ पल्सेस किसे कहते हैं? पी को कहते हैं। क्वीन ऑफ स्पाइसेस किसे कहते हैं? स्मॉल कार्डामम को कहते हैं। क्वीन ऑफ स्पाइसेस स्मॉल कार्डामम को कहते हैं। किंग ऑफ स्पाइसेस जो था वो ब्लैक पीपर को कहते हैं। क्वीन ऑफ फ्लावर किसे कहते हैं? ग्लैडियोलस को कहते हैं। कहीं कहीं डहेलिया देखने को मिलता है, कहीं कहीं क्राइसेंथेमम देखने को मिलता है क्वीन ऑफ फ्लावर्स के अंतर्गत। किंग ऑफ फ्लावर्स में आपका रोज आता है। कंदी फूलों की रानी जो है ग्लैडियोलस को कहते हैं। नेक्स्ट है फूड ऑफ गॉड कोकोआ कहा जाता है। कोकोआ को फूड ऑफ गॉड कहते हैं। क्वीन ऑफ बेवरेज टी को कहते हैं। कॉफ़ी को कहते हैं। किंग ऑफ टेम्परेट फूड जो होता है एप्पल को कहते हैं। क्वीन ऑफ टेम्परेट फूड्स आई डोंट नो बटर फ्रूट्स एवोकाडो कहते हैं। एवोकाडो आपका लाइरेसी फैमिली बिलोंग करता है। किंग ऑफ एरिड फ्रूट्स आपका बेर होता है, जबकि किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट आपका एप्पल होता है। किंग ऑफ नेक्स्ट पुअर मैंस फ्रूट बेर को कहा जाता है। पुअर मैंस फ्रूट यानी कि गरीब का फल किसे कहते हैं? तो गरीब का फल बेर को कहा जाता है। कल्प वृक्ष जो है कोकोनट को कहा जाता है। एंड कल्प वृक्ष कोकोनट को, कल्पथारू जो है बनाना को कहा जाता है। कल्पथारू बनाना को कहते हैं। कल्प वृक्ष जो है कोकोनट को कहा जाता है। मैरिकल फ्रूट किसे कहते हैं? तो चाइना की फ्रूट को मैरिकल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है व्हाइट गोल्ड किसे कहते हैं? काटन को कहते हैं। और काटन में जो माइक यानी कि काटन में जो फाइबर की मैच्योरिटी होती है, और फाइबर की मैच्योरिटी जो होती है किससे मापी जाती है? तो यह माइक्रोनेयर के द्वारा मापी जाती है। यानी कि फाइबर की जो मैच्योरिटी यानी कि फाइबर की मैच्योरिटी माइक्रोनेयर, फाइबर की मैच्योरिटी जो होता है एरियोमीटर के द्वारा मापी जाती है, और फाइबर का लेंथ जो होता है वो माइक्रोनेयर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है सेंचुरी प्लांट किसे कहते हैं? तो डेट पाम को कहते हैं। 21वीं शताब्दी का फल यानी कि सेंचुरी प्लांट डेट पाम को कहते हैं, जबकि 21 सेंचुरी प्लांट किसे कहते हैं? तो अनोला को कहते हैं। अदम्स फिग किसे कहते हैं? तो बनाना को कहते हैं। अदम्स फिग किसे कहा जाता है? तो अदम्स फिग जो है वो बनाना को कहते हैं। अदम्स फिग बनाना कहते हैं, यानी बुद्धि का ट्री जो होता है बनाना कहते हैं। ओल्डेस्ट कल्टीवेटेड फ्रूट के नाम से बनाना को जाना जाता है, और बनाना को ट्री ऑफ पैराडाइज के नाम से भी जाना जाता है। किंग ऑफ फॉरेस्ट टी को कहते हैं। टीक को सागौन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट लोकेशन एंड साइट सिलेक्शन ऑफ ऑर्चर्ड। नेक्स्ट हेडिंग लोकेशन एंड साइट सिलेक्शन ऑफ ऑर्चर्ड। लोकेशन एंड साइट सिलेक्शन ऑफ ऑर्चर्ड। पहले नंबर पे लोकेशन दिया है। रिफर्स टू जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द फील्ड इन रिलेशन टू द सिटी, हाईवे, टाउन एटसेट्रा। लोकेशन एंड साइट सिलेक्शन ऑफ ऑर्चर्ड। पहले नंबर पे लोकेशन दिया है। रिफर्स टू जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द फील्ड इन रिलेशन टू सिटी, हाईवे, टाउन एटसेट्रा। यानी जियोग्राफिकल एरिया जो है फील्ड रिफर्स टू जियोग्राफिकल एरिया फील्ड, यानी फील्ड का जो जियोग्राफिकल एरिया होता है यह किससे संबंधित होता है? तो सिटी से संबंधित हो सकता है, हाईवे से संबंधित हो सकता है, टाउन से संबंधित हो सकता है। इसी के आधार पर हम लोकेशन का सिलेक्शन करते हैं। यानी कि जो जियोग्राफिकल एरिया यानी कि जोग्राफिकल फील्ड का जो जियोग्राफिकल एरिया होता है हम सिटी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं, हाईवे के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, टाउन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दूसरे नंबर पे साइट ऑफ ऑर्चर्ड, यानी कि ऑर्चर्ड का साइट जो होता है प्लेस इन रिलेशन टू टोपोग्राफी, अल्टीट्यूड, वाटर बॉडी एंड अदर फैक्टर विच अफेक्ट ट्री बिहेवियर। यानी ट्री के बिहेवियर के प्रभाव, प्लेस इन रिलेशन टू टोपोग्राफी, अल्टीट्यूड, वाटर बॉडी एंड अदर फैक्टर विच अफेक्ट ट्री बिहेवियर। यानी कि साइट का ऑर्चर्ड के साइट का जो सिलेक्शन किया जाता है वह सॉइल के टोपोग्राफी यानी कि सॉइल की टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है, सॉइल के अल्टीट्यूड पर डिपेंड करता है, सॉइल के वाटर बॉडी पे डिपेंड करता है, यानी फील्ड के यानी साइट ऑफ ऑर्चर्ड, यानी कि साइट ऑफ ऑर्चर्ड जो होता है वो टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है, अल्टीट्यूड पर डिपेंड करता है, वाटर बॉडी पे डिपेंड करता है, और ट्री से संबंधित जितने भी प्रकार के बिहेवियर्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है किसका? तो साइट ऑफ ऑर्चर्ड। नेक्स्ट
अगला हेडिंग है फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ साइट, यानी कि साइट के सिलेक्शन का जो फैक्टर होता है, यानी कि साइट के सिलेक्शन को प्रभावित करने वाले कारक, यानी साइट के सिलेक्शन को प्रभावित करने वाले कारक। पहले नंबर का जो साइट के सिलेक्शन को प्रभावित करने वाला कारक आपका लैंड स्लोप होता है, दूसरे पर डायरेक्शन ऑफ स्लोप होता है, तीसरे पर सॉइल फर्टिलिटी होता है। लैंड स्लोप की बात करते हैं तो शुड नॉट बी मोर देन 5%, यानी कि जिस भी साइट का हम सिलेक्शन करते हैं वह साइट की जो भूमि है उस पर स्लोप जो है 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इफ़ स्लोप मोर देन 15% अनसीटेबल फॉर आर्चर्ड, यानी कि जिस भी भूमि का स्लोप 15% से अधिक हो जाता है वह आर्चर्ड के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है। बट सूटेबल फॉर कंटूर क्रॉपिंग, लेकिन वह भूमि जो होती है वो कंटूर क्रॉपिंग के लिए अच्छा होता है, क्योंकि एक राह 10 स्लोप जो है इस प्रकार की भूमि पे एक राह 10 स्लोप जो है क्रॉपिंग किया जाता है। दूसरे नंबर पे डायरेक्शन ऑफ स्लोप, दूसरे नंबर पे क्या आता है तो दूसरे नंबर पे डायरेक्शन ऑफ स्लोप। साउदर्न स्लोप रिसीव मोर सनशाइन, यानी जो साइट का जो दक्षिणी स्लोप होता है, यानी कि साइट का जो साउदर्न स्लोप होता है यह यहाँ पर सनशाइन बहुत अच्छा होता है, यानी कि साउदर्न स्लोप रिसीव मोर सनशाइन, यानी जो साउदर्न पार्ट होता है, यानी कि किसी भी भूमि का जो साउदर्न पार्ट होता है या फिर जो आर्चर्ड का साउदर्न भाग होता है यहाँ पर सनशाइन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। एंड प्रोड्यूस अर्ली फ्लावरिंग, और यहाँ पर फ्लावरिंग भी हमें जल्दी ही देखने को मिल जाता है। सो अर्ली क्रॉप कैन बी टेकन, इससे जो है हमें जल्द ही फसल उत्पादन वहाँ पर मिल जाता है, यानी वहाँ पर हम जल्दी से फसल भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है सॉइल फर्टिलिटी, तीसरे नंबर का क्या है तो तीसरे नंबर का फैक्टर है सॉइल फर्टिलिटी। हाई फर्टिलिटी रिक्वायर्स हाई क्रॉप्स, यानी कि मैंगो, सिट्रस, ग्रेप्स, यानी कि हाई फर्टिलिटी रिक्वायरिंग क्रॉप, यानी कि सॉइल फर्टिलिटी के लिए आवश्यक होता है। तो जो मैंगो होते हैं, सिट्रस होते हैं, ग्रेप होते हैं, इनको सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पुअर फर्टाइल क्रॉप्स आर फाल्सा, यानी कि पुअर फर्टाइल क्रॉप्स किस यानी कि पुअर फर्टाइल क्रॉप्स के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं तो फाल्सा आता है, अनोला आता है। 14वें नंबर का जो फैक्टर अफेक्टिंग है सॉइल टेक्सचर, यानी कि लाइट टेक्सचर फॉर पपैया एंड बेर, यानी बेर और पपीता के लिए किस प्रकार की टेक्सचर की आवश्यकता होती है तो पपीता और बेर के लिए लाइट टेक्सचर वाले सॉइल जो होते हैं सबसे अच्छे माने जाते हैं। नेक्स्ट है ट्रेनिंग ऑफ आर्चर्ड, यानी ट्रेनिंग ऑफ आर्चर्ड का मतलब क्या होता है refers to judicious removal of plant parts to develop a proper shape and strong framework of plant to make capable of bearing heavy crop load। यानी ट्रेनिंग ऑफ आर्चर्ड का मतलब क्या होता है रिफर्स टू जुडिशियस रिमूवल ऑफ प्लांट पार्ट्स टू डेवलप ए प्रॉपर शेप, यानी कि एक प्रॉपर शेप विकसित करने के लिए प्लांट का वह जुडिशियस रिमूवल जो कि फिर से जुडिशियस रिमूवल ऑफ प्लांट पार्ट टू डेवलप्ड ए प्रॉपर शेप, यानी कि प्लांट को प्रॉपर शेप देने के लिए जिस पार्ट को हम आर्चर्ड के जिस पार्ट को हम रिमूव करते हैं उसी को ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं। स्ट्रांग फ्रेमवर्क ऑफ प्लांट, यानी प्लांट को मजबूती प्रदान करने के लिए ट्रेनिंग किया जाता है। टू मेक कैपेबल ऑफ बियरिंग हैवी क्रॉप लोड, यानी फसल जो है वो हैवी क्रॉप लोड को जो है सहने की क्षमता उसमें आ जाए। नेक्स्ट है वाइल प्रूनिंग इज डिफाइंड एज द जुडिशियस रिमूवल पार्ट्स लाइक रूट, लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स एट्सेट्रा, यानी ट्रेनिंग जो होता है हैवी प्रूनिंग, यानी कि ट्रेनिंग में जो होता है गहरी कटाई छटाई की जाती है, जबकि प्रूनिंग में केवल काट छाँट ही किया जाता है। प्रूनिंग में केवल काट छाँट किया जाता है, लेकिन ट्रेनिंग में जो होता है वो हैवी कटाई की जाती है प्रॉपर शेप देने के लिए और क्रॉप के लोड को सहने के लिए। नेक्स्ट है टू ऑब्टेन गुड एंड क्वालिटी यील्ड्स, यानी कि अच्छा और क्वालिटेटिव यील्ड को प्राप्त करने के लिए लीफ, फ्लावर, फ्रूट्स, रूट्स इत्यादि पार्ट्स को हटाना ही क्या कहलाता है तो क्या कहलाता है प्रूनिंग कहलाता है। नेक्स्ट है मेथड ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के कौन कौन से मेथड होते हैं तो ट्रेनिंग के निम्नलिखित मेथड होते हैं। पहले नंबर पे आपका सेंट्रल लीडर सिस्टम होता है। दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर हाई एल्टीट्यूड एंड हॉट एरिड प्लेसेस वेयर विंड वेलोसिटी इज हाई, यानी कि सेंट्रल लीडर सिस्टम जो होता है यह मेथड हाई एल्टीट्यूड पर यानी अधिक ऊंचाई पर बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होती है और एरिड एंड हॉट एरिड प्लेस पर भी यह अच्छे बहुत ही ज़्यादा सूटेबल नहीं होते हैं, जहाँ पर विंड वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। दूसरे नंबर का जो मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग है ओपन सेंटर सिस्टम जो नॉट सूटेबल फॉर फ्रॉस्ट प्रोन एरिया, यानी कि जहाँ पर फ्रॉस्ट से
जहाँ पर फ्रॉस्ट का प्रभाव बहुत अधिक होता है उस एरिया में ओपन सेंटर सिस्टम जो होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं अच्छे माने जाते हैं। यानी कि ओपन सेंटर सिस्टम में फ्रॉस्ट प्रोन एरिया यानी फ्रॉस्ट प्रोन एरिया के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता। कौन? ओपन सेंटर सिस्टम। तीसरे नंबर पे मॉडिफाइड लीडर सिस्टम आता है। दिस इज मोस्ट ससेप्टेबल टू फॉर कमर्शियल फूड प्रोडक्शन, यानी कि व्यावसायिक फलों का उत्पादन करने के लिए जो सर्वाधिक एक्सेप्टेबल मेथड होता है ट्रेनिंग का, वो आपका मॉडिफाइड सेंटर लीडर सिस्टम होता है। नेक्स्ट मेथड है ट्रेनिंग सिस्टम फॉर ग्रेप वाइन्स, यानी ग्रेप वाइन में कौन कौन सा ट्रेनिंग सिस्टम फॉलो किया जाता है। तो ग्रेप वाइन के लिए निम्नलिखित ट्रेनिंग सिस्टम को फॉलो किया जाता है, जिसमें हेड सिस्टम आता है, दूसरे नंबर पे निफिन सिस्टम आता है, तीसरे नंबर पे टेलीफोन सिस्टम आता है। अब हम बात करते हैं हेड सिस्टम। पहले नंबर का सिस्टम हेड सिस्टम सूटेबल फॉर लेस बिगरस कल्टीवार, यानी कि ग्रेप की जो लेस बिगरस कल्टीवार होती है उसके लिए सूटेबल होता है। एंड इट इज़ वेरी सिंपल एंड एक्सपेंसिव मेथड, यानी कि हेड सिस्टम जो होता है बहुत ही सिंपल और बहुत ही खर्चीला मेथड होता है। दूसरे नंबर पे आपका निफिन सिस्टम आता है, आल्सो नोन एज 4 कैन सिस्टम, यानी कि निफिन सिस्टम को ही 4 कैन सिस्टम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप है टेलीफोन सिस्टम, इसी को हम 6 कैन सिस्टम के नाम से जानते हैं। और सूटेबल फॉर बिगरस कल्टीवार, यानी कि बिगरस कल्टीवार्स के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होता है टेलीफोन सिस्टम। लेकिन चौथे नंबर पे आपका कौन सा सिस्टम आता है? बावर और पंडाल सिस्टम, जिसको हम परगोला के नाम से जानते हैं। ग्रेप के लिए सबसे बेस्ट वही मेथड माना जाता है। नेक्स्ट है डिस्कस अबाउट प्रूनिंग। प्रूनिंग का मतलब क्या होता है? तो रिफर्स टू रिमूवल ऑफ प्लांट पार्ट स्पेशली रूट शूट बर्ड्स एक्सेट्रा टू ऑब्टेन बेटर एंड क्वालिटेटिव यील्ड इज टर्म्ड एज प्रूनिंग, यानी कि जब हम रूट शूट बर्ड्स इत्यादि के भाग को हटाते हैं अच्छे और क्वालिटेटिव यील्ड को प्राप्त करने के लिए, तो उसी को प्रूनिंग के नाम से जानते हैं। प्रूनिंग इज स्टार्टेड इन लेटर पार्ट ऑफ प्लांट लाइफ व्हेन बिकम्स प्रोड्यूस फ्रूट एंड फ्लावर्स, यानी प्रूनिंग इज स्टार्टेड इन लेटर पार्ट ऑफ प्लांट लाइफ, यानी कि प्लांट लाइफ यानी कि प्लांट का जो जीवन होता है उसके बहुत ही बाद में प्रूनिंग की क्रिया की जाती है। पहले ट्रेनिंग किया जाता है, उसके बाद ही प्रूनिंग की क्रिया की जाती है। व्हेन बिकम प्रोड्यूस फ्रूट एंड फ्लावर, जब वह यानी प्रूनिंग की क्रिया कब की जाती है? तो प्लांट्स में प्रूनिंग की क्रिया जब उसमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होने लगता है तब उसमें प्रूनिंग की क्रिया जो है की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड्स ऑफ प्रूनिंग। प्रूनिंग के प्रकार, तो पहले नंबर का प्रूनिंग मेथड है थिनिंग, दूसरे नंबर पे रिंगिंग और इसी को हम गडलिंग के नाम से जानते हैं, तीसरे नंबर पे नोचिंग होता है, तीसरे नंबर पे क्या होता है? तो तीसरे नंबर पे नोचिंग होता है और तीसरे नंबर पे नोचिंग होता है, चौथे नंबर पे निकिंग होता है। नोचिंग और निकिंग दोनों ही प्रक्रिया होती है वो फिग में की जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ प्रूनिंग। पहले नंबर पे थिनिंग होता है। सिलेक्टिव और कंप्लीट रिमूवल ऑफ प्लांट पार्ट्स इज टर्म्ड एज थिनिंग, यानी कि सिलेक्टिव पार्ट को हम जब रिमूव करते हैं, यानी कि सिलेक्टिव प्लांट पार्ट को जब रिमूव किया जाता है या फिर पूरे प्लांट पार्ट को ही रिमूव कर दिया जाता है, तो उसी को थिनिंग के नाम से जाना जाता है। थिनिंग हार्मोन्स किसे कहते हैं? तो फ्रूट थिनिंग हार्मोन जो होता है नेफ्लिन एसिटिक, जिसका ट्रेड नेम प्लानोफिक्स होता है, और इसी को हम फ्रूट और फ्लावर से रिलेटेड हार्मोन के नाम से भी जानते हैं और जिसका ट्रेड नेम प्लानोफिक्स होता है। दूसरे नंबर का जो प्रूनिंग मेथड होता है रिंगिंग, या फिर इसी को हम गडलिंग के नाम से जानते हैं। इन दिस मेथड ए सर्कुलर रिंग मेजरिंग अबाउट 3 सेंटीमीटर इन लेंथ इज रिमूव टू हास्टेन बियरिंग बाय अलाउिंग ग्रेटर अकुमुलेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अपवर्ड पोर्शन ऑफ द प्लांट्स, यानी कि रिंगिंग और गडलिंग मेथड जो होता है इसमें एक सर्कुलर रिंग जिसकी मोटाई जो होती है लगभग 3 सेंटीमीटर लंबी, यानी कि इन दिस मेथड, यानी कि इस मेथड में एक सर्कुलर रिंग जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर तक होती है, 3 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर होती है, उसको रिमूव किया जाता है। 3 सेंटीमीटर यानी 3 सेंटीमीटर लंबाई तक सर्कुलर रिंग को रिमूव किया जाता है रिंगिंग एंड गडलिंग मेथड में। किस लिए किया जाता है? हास्टेन बियरिंग, यानी बियरिंग को बढ़ावा देने के लिए। बाई अलाउिंग ग्रेटर अकुमुलेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि ग्रेटर फोटोसिंथेसिस के अकुमुलेशंस को अलाउ करता है। इन अपवर्ड पोर्शन ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट के जो अपवर्ड पोर्शन होता है उसमें प्लांट के अपवर्ड पोर्शंस पर जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के बहुत सारे अकुमुलेशंस को यह अलाउ करता है। नेक्स्ट है दिस मेथड इज इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस इन ग्रेप्स, यानी कि रिंगिंग और गडलिंग की क्रिया किस में की जाती है? तो रिंगिंग और गडलिंग की क्रिया जो होती है वो ग्रेप्स में की जाती है। तीसरे नंबर पर नोचिंग आता है। मेकिंग ए नोच एबव द बड, यानी कि मान लीजिए ये प्लांट का ब्रांच हो गया और यहीं पे बड है और इस बड के ऊपर मान लीजिए हम वी शेप का चीरा लगाते हैं, बड के ऊपर हम वी शेप का चीरा लगाते हैं, तो इसी को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसी को
नोचिंग के नाम से जानते हैं। रिमूविंग ए वेज शेप्ड पीस ऑफ बार्क, यानी कि इसमें छाल की जो वेज शेप बार हो, यानी कि फिर से मेकिंग ए नोच एबव द बड, यानी बड के ऊपर एक नोच लगाया जाता है बाय रिमूविंग ए वेज शेप्ड पीस ऑफ बार्क, यानी कि छाल का जो एक वेज शेप्ड पीस होता है उसको रिमूव किया जाता है, जिसे हम नोचिंग के नाम से जानते हैं। इट इज चेक द, क्या करता है नोचिंग से, क्या होता है, इट ईच चेक द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन एंड इनकरेज ग्रोथ, यानी कि यह हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस को रोकने का काम करता है और ग्रोथ को उत्साहित करने का काम करता है। नोचिंग इज कॉमनली प्रैक्टिस्ड इन फिग, और इसके बाद निकिंग होता है। निकिंग जो होता है, मान लीजिए बर्ड हो गया, निकिंग क्या होता है, निकिंग भी फिग में ही किया जाता है। निकिंग में प्रोसेस होता है, ये मान लीजिए बर्ड हो गया, बर्ड के नीचे से जब हम वी शेप का चीरा लगाते हैं तो उसी को हम निकिंग के नाम से जानते हैं। और ये दोनों जो होते हैं वो ग्रोथ को इनकरेज करने के लिए और हार्मोन के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड। अगला हेडिंग है लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड। इट इंक्लूड्स सिस्टम ऑफ प्लांटिंग एंड प्लांटिंग डिस्टेंस, यानी कि लेआउट ऑफ ऑर्चर्ड में कौन कौन सा किस किस को शामिल किया जाता है, तो इसमें सिस्टम ऑफ प्लांटिंग को शामिल किया जाता है और प्लांटिंग डिस्टेंस को भी शामिल किया जाता है। सिस्टम ऑफ प्लांटिंग, पहले नंबर पे सिस्टम ऑफ प्लांटिंग आता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड, इस सिस्टम ऑफ प्लांटिंग कितने प्रकार का होता है, तो सिस्टम ऑफ प्लांटिंग में स्क्वायर सिस्टम होता है, रेक्टेंगुलर सिस्टम होता है, हेक्सागोनल सिस्टम होता है। इसी को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसी को हम सेप्टुल मेथड के नाम से भी जानते हैं। इसी को किस नाम से जाना जाता है, तो सेप्टुल मेथड के नाम से जाना जाता है। चौथे नंबर पर क्विंकन सिस्टम आता है, इसी को हम डायगोनल सिस्टम कहते हैं। इसी को फिलर सिस्टम कहते हैं। इसी को पंचभुजाकार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सिस्टम कंटूर सिस्टम एंड नेक्स्ट है आपका ट्रायंगुलर सिस्टम। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर के सिस्टम को। तो पहला सिस्टम कौन सा है, तो फर्स्ट सिस्टम इज स्क्वायर सिस्टम। सिंपलेस्ट एंड वाइडली अडॉप्टेड और पॉपुलर मेथड, यानी कि जो स्क्वायर सिस्टम होता है उससे बहुत ही साधारण और बहुत ही ज़्यादा विस्तृत रूप से और बहुत ही ज़्यादा फेमस तरीके से उपयोग किया जाने वाला मेथड होता है। नेक्स्ट मेथड, इन दिस मेथड रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस आर केप्ट सिमिलर, यानी कि इस प्रकार के मेथड्स में रो से रो और प्लांट से प्लांट का जो डिस्टेंस होता है वो लगभग बराबर रखा जाता है। द प्लांट आर प्लांटेड एग्जैक्टली एट द राइट एंगल एट ईच कार्नर, यानी कि स्क्वायर के प्रत्येक कार्नर पर ही इसमें प्लांट का प्लांटिंग किया जाता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ प्लांट्स पर हेक्टेयर 10,000 मीटर स्क्वायर पर एक्स स्क्वायर, यानी कि नंबर ऑफ प्लांट प्रति हेक्टेयर, यानी कि इस स्क्वायर सिस्टम में जो नंबर ऑफ प्लांट प्रति हेक्टेयर होता है जिसे हम प्लांट पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं, तो 10,000 मीटर स्क्वायर में जब हम स्पेसिंग का गुणा कर देते हैं, स्पेसिंग को हम एक्स स्क्वायर के रूप में डिनोट करते हैं, तो उसे इससे हमारा प्लांट पॉपुलेशन या फिर नंबर ऑफ प्लांट प्रति हेक्टेयर निकल जाता है। वेयर एक्स स्क्वायर इजकल टू रो इंटू रो अपान प्लांट इंटू प्लांट, यानी कि रो टू रो का स्पेसिंग ऊपर रखा जाता है, प्लांट टू प्लांट का स्पेसिंग जो होता है वो नीचे रखा जाता है। दूसरे नंबर का मेथड है मैंगो में सबसे ज़्यादा कौन सा मेथड फॉलो किया जाता है, तो मैंगो में सबसे ज़्यादा जो है स्क्वायर सिस्टम को ही फॉलो किया जाता है मैंगो कल्टीवेशन में। नेक्स्ट है दूसरे नंबर का मेथड है रेक्टेंगुलर सिस्टम। मोर प्लांट्स कैन बी प्लांटेड एज कम्पेयर टू स्क्वायर सिस्टम, यानी कि रेक्टेंगुलर सिस्टम में स्क्वायर सिस्टम की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा प्लांटिंग किए जाते हैं, यानी कि मोर प्लांट्स कैन बी प्लांटेड एज कम्पेयर टू स्क्वायर सिस्टम, कीपिंग मोर स्पेस बिटवीन रो टू रो वेयर एज प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इज केप्ट कंपेरेटिवली लेस, यानी कि इसमें होता क्या है, ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर सिस्टम। तो इसमें पंक्तियों से पंक्ति की दूरी जो होती है, पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी होती है, तो ये हो गया पंक्ति से पंक्ति की दूरी ज़्यादा हो जाती है। पंक्ति से पंक्ति की दूरी यानी रो से रो की दूरी, यानी इस रो से इस रो की दूरी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन प्लांट से प्लांट की दूरी जो होती है वो कम हो जाती है। प्लांट से प्लांट की दूरी इसमें कम हो जाती है। नेक्स्ट नंबर ऑफ प्लांट्स 10,000 मीटर स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई, यानी कि इसमें प्लांट पॉपुलेशन कैसे निकाला जाता है या फिर प्लांट की संख्या कैसे निकाली जाती है, तो 10,000 मीटर स्क्वायर में एक्स प्लस वाई का जब हम एक्स प्लस वाई को जोड़कर भाग दे देते हैं, तो एक्स और वाई का गुणा करके, यानी कि स्पेसिंग का गुणा आपस में गुणा करके जब हम भाग करते हैं तब जाकर स्क्वायर सिस्टम रेक्टेंगुलर सिस्टम का नंबर ऑफ प्लांट्स प्रति हेक्टेयर निकल आता है। तीसरे नंबर का मेथड है
हेक्सागोनल। तीसरे नंबर का मेथड कौन सा है? तो तीसरे नंबर पे मेथड है हेक्सागोनल। इसी को हम इक्विलैटरल ट्रायंगल सिस्टम के नाम से जानते हैं, इसी को हम सेप्टुल मेथड के नाम से जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू अकोमोडेट 15% मोर प्लांट देन स्क्वायर सिस्टम। इसमें 25%, इसमें जो होता है 15% अधिक प्लांट जो होता है वो स्क्वायर सिस्टम की अपेक्षा लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है द प्लांट्स आर प्लांटेड एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, यानी फिर से देख लेते हैं, हेक्सागोनल का सिस्टम यही होता है। हेक्सागोनल का सिस्टम ये होता है ए, यानी प्रत्येक इक्विलेटरल का कॉर्नर, ये आपका इक्विलेटरल कॉर्नर है, ये आपका इक्विलेटरल कॉर्नर है जिसमें 6 प्लांट्स ऐसे लगाए गए हैं। इसके बाद जो जगह बनता है इसमें जो प्लांट्स लगाया जाता है उसी को हम हेक्सागोनल सिस्टम के नाम से जानते हैं। यानी कि एक 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 सिस्टम में जो है, यानी कि हेक्सागोनल सिस्टम में 7 प्लांट लगाए जाते हैं और प्रत्येक कॉर्नर के साथ साथ बीच में फिलर प्लांट्स के रूप में भी लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज वेरी इंटेंस मेथड ऑफ प्लांटिंग एंड डिफिकल्ट टू लेआउट, यानी कि इसके लेआउट को बनाना बहुत ही कठिन होता है और इसमें बहुत ही सघन मेथड से पौधों का प्लांटिंग किया जाता है। नेक्स्ट है रिक्वायर फर्टाइल लैंड, यानी कि इस प्रकार हेक्सागोनल सिस्टम के लिए जो फर्टाइल लैंड की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट मेथड है चौथे नंबर का मेथड, और सिटी एरिया के लिए बेस्ट माना जाता है। जहाँ पर सिटी एरिया है वहाँ पर प्लांटिंग के लिए हेक्सागोनल सिस्टम बेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट है क्विंकन्स सिस्टम, डायगोनल सिस्टम, इसी को हम पिलर सिस्टम, इसी को पंचभुजाकार के नाम से जानते हैं, यानी स्क्वायर बनाती है, ये स्क्वायर हो गया, इसके बीच में जो प्लांटिंग किया था उसी को हम क्विंकन्स सिस्टम, डायगोनल सिस्टम, पिलर सिस्टम या फिर पंचभुजाकार के नाम से जानते हैं। पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो मोस्ट मेथड इज हाईली फर्टाइल सॉइल्स, यानी कि मोस्ट सुइटेबल इन हाईली फर्टाइल सॉइल्स, यानी कि जो हाईली फर्टाइल सॉइल्स होते हैं वहाँ पर जो है क्विंकन सिस्टम या फिर डायगोनल सिस्टम या फिर फिलर सिस्टम सबसे बेस्ट माना जाता है। दिस मेथड इज सिमिलर टू स्क्वायर सिस्टम, यानी कि यह स्क्वायर सिस्टम के बराबर, यानी कि स्क्वायर सिस्टम के बराबर ही यह मेथड होता है। बट एन एडिशनल फिलर प्लांट्स इज प्लांटेड इन सेंटर ऑफ स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर के बीच में केवल एक फिलर प्लांट्स को एडिशनल तौर पर लगा दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑलमोस्ट डबल नंबर ऑफ प्लांट्स कैन बी प्लांटेड देन स्क्वायर सिस्टम, यानी स्क्वायर सिस्टम के जस्ट दुगुना जो है इसमें प्लांटिंग किया जाता है। किसमें? क्विंकन्स या फिर फिलर सिस्टम में। कितना? तो ये लगभग 79 से लेके 81% अधिक पौधा लगाया जाता है इसमें, या फिर 1.5 से 2 गुना अधिक प्लांटिंग जो है इसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन फिलर प्लांट्स पपीता, जो कि मोल इकोनॉमिक होता है, इसीलिए हर जगह फिलर प्लांट के रूप में जो है फिलर फ्रूट क्रॉप के रूप में आपका पपीता का प्रयोग करते हैं। फिर दूसरे नंबर पे बनाना आता है, फिर तीसरे नंबर पर फल्स आता है, एक्सेट्रा। और सभी प्रकार के प्लांट्स को हम फिलर प्लांट्स के रूप में लगा सकते हैं, लेकिन पपीता हो गया, बनाना हो गया, फालसा हो गया, ये सब जो होता है मोर इकोनॉमिक होने के कारण इसको ज़्यादातर यूज किया जाता है। फिलर प्लांट्स गिव एडिशनल इनकम फॉर द नॉन बियरिंग आर्चर्ड, यानी कि जो नॉन बियरिंग आर्चर्ड के लिए, यानी नॉन बियरिंग आर्चर्ड के लिए जो फिलर प्लांट्स होते हैं वो एडिशनल इनकम प्रोवाइड करते हैं। फिर से जो मेन क्रॉप लगे हैं उनसे तो इनकम होगा बाद में, लेकिन फिलर प्लांट्स से भी जो है एडिशनल हमें इनकम देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है 5वें नंबर का मेथड है कंटूर सिस्टम, एडॉप्टेड इन हिली एरिया, यानी कंटूर सिस्टम जो होता है वो कहाँ पर अडॉप्ट किया गया है? तो कंटूर सिस्टम जो होता है वो पहाड़ी क्षेत्रों में अडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लांटिंग डिस्टेंस इज नॉट यूनिफॉर्म, यानी कंटूर सिस्टम में जो प्लांटिंग डिस्टेंस होता है वो एक समान नहीं होता है। कंटूर सिस्टम में जो प्लांटिंग डिस्टेंस होता है, यानी कंटूर सिस्टम जो प्लांटिंग डिस्टेंस होता है वो एक समान नहीं होता है। नेक्स्ट मेथड है ट्रायंगुलर मेथड, इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन हाई डेंसिटी प्लांटिंग, यानी हाई डेंसिटी प्लांटिंग करने के लिए सर्वाधिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला मेथड जो होता है ट्रायंगुलर मेथड होता है, हाईली डेंसिटी प्लांटिंग। नेक्स्ट है आम्रपाली वैरायटी ऑफ मैंगो, मैंगो की जो आम्रपाली वैरायटी होती है जिसका स्पेसिंग 2.5 मीटर स्क्वायर पर रखते हैं और 6400 प्लांट प्रति हेक्टेयर जो है जिसका प्लांट पॉपुलेशन होता है, और जो अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग के अंतर्गत आते हैं। इनका जो प्लांटिंग सिस्टम होता है आपका ट्रायंगुलर सिस्टम होता है, और इसमें जो होता है स्क्वायर सिस्टम की अपेक्षा, यानी कि ट्रायंगुलर सिस्टम में स्क्वायर सिस्टम की अपेक्षा 11% कम ही प्लांटिंग देखने को मिलता है। नेक्स्ट मेथड है नेक्स्ट हेडिंग कमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड ऑफ मेजर फ्रूट क्रॉप्स, यानी कि जो मेजर फ्रूट क्रॉप्स हैं उनका जो कमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड है उसके बारे में यहाँ डिस्कस किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको।
तो एक तरफ आपका फ्रूट क्रॉप दिया है, दूसरी तरफ प्रोपोगेशन मेथड दिया है। सिट्रस में प्रोपोगेशन जो होता है सीड के द्वारा पहले करते हैं। सीड का सभी प्रकार के सिट्रस का प्रोपोगेशन सीड के द्वारा किया जाता है। लेकिन संतरा, मौसम्बी, जिसे मैंड्रिन और स्वीट ऑरेंज के नाम से जानते हैं, माल्टा के नाम से जानते हैं, इन सभी का प्रोपोगेशन यानी कि संतरा और मौसम्बी दोनों का जो है प्रोपोगेशन जो होता है किसके द्वारा करते हैं, तो टी बडिंग के द्वारा करते हैं। इसके साथ ही साथ रोज़ का भी प्रोपोगेशन जो था वो टी बडिंग के द्वारा करते हैं। और ईयर लेयरिंग के द्वारा भी वर्तमान समय में सिट्रस में प्रोपोगेशन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेप में प्रोपोगेशन हार्डवुड कटिंग, यानी कि ग्रेप में प्रोपोगेशन किसके द्वारा किया जाता है, तो ग्रेप में प्रोपोगेशन जो था वो हार्डवुड कटिंग के द्वारा किया जाता है। लेकिन कमर्शियल प्रोपोगेशन जो था वो माउंड लेयरिंग या फिर स्टूलिंग के लिए द्वारा किया जाता है। पोमग्रेनेट में जो था कटिंग के द्वारा किया जाता है, यानी पोमग्रेनेट में प्रोपोगेशन जो था वो हार्डवुड कटिंग के द्वारा किया जाता है। और वर्तमान समय में एयर लेयरिंग कमर्शियल जो होता है वो एयर लेयरिंग हो चुका है, और लीची का भी एयर लेयरिंग हो चुका है। एयर लेयरिंग को हम मार्कुटेज लेयरिंग, चाइनीज लेयरिंग या फिर गोटी के रूप में भी इसे जानते हैं। नेक्स्ट है टी का प्रोपोगेशन जो था सॉफ्टवुड कटिंग के द्वारा करते हैं। टी के साथ साथ कैश्यू नट का भी प्रोपोगेशन जो था वो सॉफ्टवुड कटिंग के द्वारा किया जाता है। लीची का प्रोपोगेशन एयर लेयरिंग या फिर गोटी के द्वारा किया जाता है, जिसमें मास ग्रास का प्रयोग करते हैं और रूटिंग हार्मोन्स के रूप में IBA का प्रयोग करते हैं, जिसका टेट नेम सेराडेक्स एंड रूटाडेक्स होता है, रूटेक्स होता है। नेक्स्ट क्रॉप गुआवा में स्टूलिंग या फिर माउंट लेयरिंग दिया है। यह कमर्शियल मेथड है गुआवा का। बनाना में स्वाड शक्कर, जिसका वजन जो होता है, यानी स्वाड शक्कर का जो वेट होता है 750 ग्राम होता है, जबकि वाटर शक्कर का वेट कितना होता है, तो वाटर शक्कर का जो होता है वो 350 ग्राम होता है। और नेक्स्ट है डेट पाम का आप शूट के द्वारा प्रोपोगेशन करते हैं या फिर शक्कर के द्वारा करते हैं। आप शूट का वजन कितना होना चाहिए, कम से कम जिस भी आप शूट का हम यूज करते हैं डेट पाम के प्रोपोगेशन में, उसका वजन 6 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए और 12 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और नॉर्मल जो आप शूट का वजन होना चाहिए वो 6 से लेकर 12 किलोग्राम तक, और नॉर्मली जो प्रयोग किया जाता है कमर्शियल तौर पर वो 9 से 12 किलोग्राम तक इसका वेट होता है। नेक्स्ट है पाइनएप्पल में प्रोपोगेशन सकर्स एंड स्लिप और क्राउन की तरह किया जाता है, जो कि सबसे बेस्ट पाइनएप्पल का जो प्रोपोगेशन मेथड होता है वो आपका स्लिप्स एंड क्राउन्स होता है। स्लिप्स का वजन कितना होता है, तो इसका भी वजन जो होता है 350 ग्राम रखा जाता है। नेक्स्ट स्ट्रॉबेरी का प्रोपोगेशन रनर के द्वारा करते हैं। आंवला का प्रोपोगेशन टी बडिंग के द्वारा करते हैं या फिर पैच बडिंग, यानी पैच बडिंग किसमें किया जाता है, तो पैच बडिंग एक तो आपका बेल में किया जाता है, अनोला में किया जाता है, और इसके साथ ही साथ पैच बडिंग जो होता है वो बेल में, अनोला में और पैच बडिंग एक और जामुन में पैच बडिंग करते हैं। नेक्स्ट है बेल का प्रोपोगेशन हो गया पैच बडिंग। नेक्स्ट है बेर का प्रोपोगेशन रिंग बडिंग या फिर टी बडिंग के द्वारा करते हैं। कस्टर्ड एप्पल का प्रोपोगेशन टी बडिंग के द्वारा करते हैं। सपोटा का इनर्चिंग के द्वारा करते हैं। और साउथ इंडिया में मैंगो का प्रोपोगेशन इनर्चिंग के द्वारा ही किया जाता है। रोज का प्रोपोगेशन या फिर एप्पल का प्रोपोगेशन या सील्ड बडिंग या फिर टी बडिंग के द्वारा नहीं। रोज हो गया, एप्पल हो गया, संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, इन सभी का प्रोपोगेशन टी या फिर सील्ड बडिंग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्रॉप है पपीता, फालसा, कॉफी, जामुन, इन सभी का प्रोपोगेशन जो होता है वो सीड के द्वारा किया जाता है। यानी कि जितने भी फ्रूट्स हमारे इंडिया के होते हैं ये सभी खट्टे और कड़वे होते हैं, इन सभी का प्रोपोगेशन जो था वो सीड के द्वारा करते हैं। और ओरिजिन भी लगभग अपना इंडिया ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट है सब ट्रॉपिकल और एरिड और सब ट्रॉपिकल रीजन के अंतर्गत भी देखने को मिलते हैं। कॉमन सा कंसेप्ट है, लेकिन 100% यह फॉलो नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फैमिली ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। एक तरफ फैमिली दिया, दूसरी तरफ कॉमन नेम दिया, तीसरी तरफ बॉटनिकल नेम दिया। ब्रोमेलिएसी फैमिली में आपका पाइनएप्पल आता है, जिसका साइंटिफिक नेम अनानास कोमोसस होता है। एनाकार्डियेसी फैमिली में आपका कैश्यू नट आता है, जिसका साइंटिफिक नेम एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल होता है। मैंगो भी एनाकार्डियेसी फैमिली के अंतर्गत ही आता है। एनोनेसी फैमिली में आपका कस्टर्ड एप्पल आता है, जिसका साइंटिफिक नेम कस्टर्ड एप्पल को सीताफल के नाम से जानते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम अनोना स्क्वैमोसा होता है। नेक्स्ट कस्टर्ड एप्पल होता है और 3-4 प्रकार के होते हैं। एपोसाइनेसी में करोदा आता है, जिसका साइंटिफिक नेम कोरिसा करेंडस होता है। लारेसी फैमिली में एवोकाडो आता है, पर्सिया अमेरिकाना इसका साइंटिफिक नेम होता है। यानी कि लारेसी फैमिली में एवोकाडो आता है, जिसका साइंटिफिक नेम पर्सिया अमेरिकाना होता है। मोरेसी फैमिली में फिग आता है, जिसका साइंटिफिक नेम फैकस कैरिका होता है। जैक फ्रूट का भी मोरेसी होता है, जैक फ्रूट का साइंटिफिक नेम हेट्रोफाइलस आर्टोकार्पस हेट्रोफाइलस होता है। नेक्स्ट है रोजेसी फैमिली के अंतर्गत स्ट्रॉबेरी था, स्ट्रॉबेरी का साइंटिफिक नेम फ्रैगेरिया अनानासा होता है। नेक्स्ट है
रूटेसी फैमिली के अंतर्गत क्या आता है, तो रूटेसी फैमिली में आपका बेल आता है, बेल का साइंटिफिक नेम इकल मार्मिलोस होता है। सेपिडेसी फैमिली में लीची आता है, लीची का साइंटिफिक नेम लीची चाइनेंसिस होता है। टिलियसी में आपको फालसा आता है, फालसा का साइंटिफिक नेम ग्रेविया सुबिनिकुलिस होता है। रूबियसी फैमिली में कॉफी आता है, कॉफी का साइंटिफिक नेम कॉफिया रोबस्टा होता है, कॉफिया रोबस्टा होता है। नेक्स्ट है यूनिट नंबर फर्स्ट, इसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे जो कि फ्रूट प्रोडक्शन से संबंधित रहेगा। थैंक यू एवरीवन गाइस।